गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धरणीधर वैष्णव, जीके धरणीधर वैष्णव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और भारतीय इतिहास के लिए जो बनाए गए इस यूट्यूब चैनल पर उम्मीद है जो पिछली क्लास थी 1857 की क्रांति और उसके कारण वो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई शंका है, समाधान समस्या है, कोई प्रश्न है, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और आगे बढ़ते हैं हम भारतीय इतिहास के लिए क्रांति और क्रांति का विस्तार और उसके प्रमुख नायक कहाँ कहाँ क्रांति फैली और कौन कौन इसके बड़े नेता रहे जिन्होंने क्रांति में इतना बड़ा योगदान दिया अपना। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक का 5वां अध्याय। और 5वां अध्याय में जो सिलेबस हटाया गया है उसके बाद केवल एक बिंदु बचा है, वो है 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में। तो इस क्रांति के लिए जो पहली क्लास थी वो हो चुकी है। दूसरी क्लास में हम देखते हैं क्रांति के प्रमुख विस्तार और नायक। ये मैंने कुछ क्षेत्र एक मैप ड्रॉ किया है, यानी कुछ वो क्षेत्र जहां क्रांति मुख्यतः फैली थी। और ये हमारे परीक्षा के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कारण है क्योंकि मैप जो एक आता है, नक्शा जो किताब में आता है प्रश्न पत्र में, वहां भी इससे प्रश्न बनते हैं कि क्रांति के केंद्र कौन से रहे। तो ये उस दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक करके समझेंगे हम इसको आगे। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्रांति के लिए, एक कंपटीशन के लिए भी और एक स्कूल के लिए भी एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इस क्रांति के, वो उनसे हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। पहले तथ्य की बात करें तो इस क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जरूरी हैं, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इंग्लैंड के पीएम, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? पामर्स्टन। ध्यान रहे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरा जो प्रश्न है वो है इस क्रांति के सूत्रधार, कर्णधार कौन थे, यानी क्रांति को प्रारंभ करने वाला या किसको, एक व्यक्ति को नाम जिसने योजना तैयार की, जिसको नाम दिया जाता है, तो वो है नाना साहब। यानी यूं कह सकते हैं हम इसके कर्णधार या सूत्रधार कौन थे? नाना साहब। अब ये नाना साहब कौन थे? देखिए बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसके साथ इन्होंने, अंग्रेजों ने संधि कर ली और संधि के तहत उन्हें पेंशन देकर भेज दिया गया। उन बाजीराव के दत्तक पुत्र था नाना साहब। मूल नाम था इनका धुंधुपंत। मूल नाम क्या था? धुंधुपंत था नाना साहब का। तो ये नाना साहब, इनकी पेंशन बंद कर दी गई। इनकी पेंशन बंद करने के चक्कर में अंग्रेजों को टेंशन हुई सारी की सारी। तो जो नाना साहब थे वो, इनका जो भाई था बाला साहब, इनका भाई बाला साहब, और इनके साथ व्यक्ति थे तात्या गुरु या तात्या टोपे। तात्या टोपे ये कुछ मुख्य थे जिन्होंने इस योजना को तैयार किया थी। साथ में वकील अजीमुल्ला भी इनके साथ थे। कौन है? वकील अजीमुल्ला। तो ये थे इस क्रांति के कर्णधार या जिन्होंने ये क्रांति की योजना तैयार की थी। ठीक है। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव को पेंशन देकर भेज दिया था 1818 की संधि के तहत। इनका दत्तक पुत्र था नाना साहब, मूल नाम धुंधुपंत, इनके भाई बाला साहब, तात्या टोपे और वकील अजीमुल्ला, ये थे इस क्रांति के कर्णधार। क्रांति के प्रतीक, ये तो यहां लिख देता हूं, जरूर है। प्रतीक क्या थे क्रांति के? इस क्रांति के प्रतीक थे चपाती यानी रोटी और कमल। पर ध्यान रहे कमल सफेद होता है, यहां पर लाल कमल इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। ध्यान रहे, ये स्पेशल है, विशेष है हमेशा के लिए।
प्रतीक चिन्ह है चपाती। गांव गांव घूमकर साधुओं के वेश में व्यक्ति चपाटी देकर क्रांति का प्रचार किया करते थे, क्रांति का। और लाल कमल भी ये इस क्रांति का प्रतीक था। क्रांति के लिए जो निश्चित तिथि थी, क्या थी? निश्चित तिथि। वो क्या तय की गई थी? 31 मई 1857 ईस्वी। ये क्रांति के लिए निश्चित तिथि थी कि 31 मई को हमें क्रांति करनी है, किंतु क्रांति पहले ही प्रारंभ हो जाती है। और इस समय जो अगला जो प्रश्न फैक्ट है वो है गवर्नर, भारत के गवर्नर लॉर्ड कौन थे? कैनिंग, जो क्रांति के बाद भारत के प्रथम वायसराय भी बनते हैं, क्योंकि पदनाम बदल दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। तो देखिए ये महत्वपूर्ण तथ्य। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन, कर्णधार नाना साहब, चपाती प्रतीक है और लाल कमल प्रतीक है। निश्चित तिथि 31 मई और गवर्नर है लॉर्ड कैनिंग। अब इसके घटनाक्रम को हम समझते हैं कि किस तरह से क्या घटनाएं घटती है। देखिए क्रांति की निश्चित तिथि तो 31 मई, पर क्रांति पहले ही हो जाती है। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होती है, किंतु 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होने से पहले भी कुछ घटनाक्रम थे, वो देखते हैं। तो ये हमारे लिए फैक्ट हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं जहां हमने पिछली क्लास खत्म की थी, जहां पिछली क्लास को हमने रोका था वहीं से। मैंने बताया था इस क्रांति का तात्कालिक कारण। प्रश्न ये भी बनता है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या रहा? आया हुआ है प्रश्न कई बार। तो ध्यान रहे, क्रांति का तात्कालिक कारण, भारत सरकार या अंग्रेजी सरकार ने पुरानी जो ब्राउन बेस बंदूक थी उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगती थी उसकी टोपी तांबे की होती थी, उसको दांत से काटना पड़ता था और उसके बाद उसको राइफल में डाली जाती थी। अब उसको उस गोली को चिकना करने के लिए, उस कारतूस को चिकना करने के लिए उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जो भारतीयों के लिए, हिंदू और मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिमों के लिए सूअर निषिद्ध था। इस कारण से ये असंतोष की भावना सैनिकों में बढ़ती है और ये क्रांति का तात्कालिक कारण बनता है। जो हमने इतने विस्तार से कारण पढ़े थे उन कारणों को ये मान लीजिए एक चिंगारी देने का काम करता है ये चर्बी वाले कारतूस। अब देखिए ये जो यहाँ इस 1857 के क्रांति के जो प्रारंभिक महीने हैं, जनवरी में भी एक छोटा सा विद्रोह हुआ, फरवरी में भी विद्रोह होता है, मार्च में भी होता है। तो इन छोटे छोटे विद्रोह को हम देखते हैं कि कौन कौन से विद्रोह कहां हुए। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस, ये ध्यान रहे, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना करना। अब जो है इस साल का जो प्रारंभिक है वो है जनवरी 1857 में। कब? जनवरी 1857 में जो दमदम है, कलकत्ता दमदम, यहां पर सबसे पहले विद्रोह होता है। सेना की टुकड़ी विद्रोह करती है अंग्रेजों के खिलाफ, किंतु दबा दिया जाता है। तो पहला विद्रोह का केंद्र, ठीक है, इस कोने में, यानी पूर्वी भारत से, बंगाल से क्रांति का प्रारंभ होता है। इसके बाद जो दूसरी घटना है वो 2 फरवरी को घटती है। 2 फरवरी 1857 को क्या होता है, यहीं पे पास में बैरामपुर, बैरकपुर के पास में ही है बैरामपुर, ये दोनों कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। बहरामपुर, यहां भी एक छोटा सा विद्रोह होता है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। कौन करता है? 19वीं एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना की टुकड़ी, उसके द्वारा ये विद्रोह होता है बहरामपुर में फरवरी के महीने में। यहां पर ये चर्बी वाले कारतूसों की बात जो है आग पकड़ती है, यानी यहां से बढ़कर यहां पहुंच जाती है और यहां से आकर बैरकपुर में ये कांड, ये घटना बड़ा रूप ले लेती है। और वो कब? 29 मार्च को। कब की बात है? 29 मार्च को। देखिए अगली घटना
यहां से क्रांति आग पकड़ेगी 29 1857। कहां से? बैरकपुर। और बैरकपुर में क्या होता है? कौन है? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे जो ब्राह्मण थे और इन्होंने सेना में भर्ती थे, ये सेना में थे, सैनिक थे, तो इन्होंने इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ कि हम ये चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कब की बात है? 29 मार्च 1857, बैरकपुर, ठीक है, कलकत्ता के पास में, यानी पश्चिम बंगाल। यानी घटना यहां से यहां, यहां से यहां, यानी लगभग आगे की तरफ आग पकड़ रही है, यानी एक आग की तरह ये घटना घटी है, एक तरह से बढ़ती ही जा रही है। यहां पर जो मंगल पांडे हैं 34वीं रेजिमेंट में थे, यानी ये भी प्रश्न कई बार आ जाता है। 34वीं जो रेजिमेंट है उसमें तैनात थे और ये चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। और यहीं पर जो दो अंग्रेज अधिकारी थे, बाग, लेफ्टिनेंट बाग और ब्यूरसन, कौन थे? बाग, याद रह जाएगा, ब्यूरसन, ब्यूरसन भी नाम मिलता है, ब्यूरसन भी है। इन दोनों पर हमला कर दिया, बाग मारा जाता है, ब्यूरसन घायल होता है, या जो भी घटनाएं घटती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर यह घटना घटती है, मंगल पांडे अपने सैनिकों के, अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके खिलाफ विद्रोह कर देता है और विद्रोह करने पर मंगल पांडे को यहां पर पकड़ लिया जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ये घटनाक्रम होता है 8 अप्रैल तक का। मंगल पांडे को यहां पर फांसी हो गई। तो ये थे प्रारंभिक घटनाक्रम इस क्रांति से पूर्व के। जनवरी 57 में दमदम, फिर बहरामपुर, बैरकपुर, मंगल पांडे के द्वारा बाग और ब्यूरसन को मार दिया गया, इनमें से एक बच जाता है, और 8 अप्रैल को इनको फांसी हो जाती है। यानी ये घटना यहां से बढ़ती हुई यहां तक पहुंच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे घटनाक्रम देखते हैं। इसके बाद जो मुख्य क्रांति होनी है उसके बाद हम उसके बारे में हम देखते हैं। तो 3 घटनाक्रम हम देख चुके हैं। तो आगे की जो घटना है, अगली घटना वो है, अभी तक क्रांति केवल एक छुटपुट है, क्रांति का प्रारंभ नहीं हुआ है। यानी ये क्रांति, हाँ, और ये जरूर है प्रथम बलिदान या प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। पर क्रांति कब होती है? जब कुछ लोग शामिल या सिपाही जब एकदम से विद्रोह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल पांडे अकेला था, यहाँ पर छोटा मोटा विद्रोह दबा दिया गया। जब क्रांति का रूप जो भारतीय इतिहास में निर्धारित किया गया है कि किस दिन क्रांति मानी जाए, तो वो तिथि है प्रारंभ। कब प्रारंभ हुई वो तिथि याद रखना, 10 मई 1857। कहाँ पर? मेरठ। ये आग सीधा यहाँ पर पहुँच जाती है मेरठ में। और मेरठ में जो है कारमाइकेल अंग्रेज अधिकारी था, घमंडी था कह सकते हैं। कौन था? कारमाइकेल, अहंकारी था कारमाइकेल। ये कारमाइकेल क्या करता है, यहां पर जो घुड़सवार सेना थी वो विद्रोह करने का प्रयास करती है, तो ये उन घुड़सवार सैनिकों को पकड़कर 5 साल की सजा सुना देता है, उनको बंदी बनाने का आदेश दे देता है, उनको बंदी बना लिया जाता है। ये पहले की घटनाक्रम, 10 मई से पहले घटनाक्रम होता है। कारमाइकेल इनको सैनिकों को बंदी बना लेता है। भारतीय सैनिक थे, बंदी बना दिए गए। अब इसके बाद यहां पर जो अन्य सैनिक थे, उन्होंने, जो पैदल सेना की टुकड़ी थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया और साथ में घुड़सवार सेना को साथ लेकर कारमाइकेल को तो पैक कर दिया। और 10 मई 1857 को उन घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर बंदी बनाए गए कैदियों को छुड़ा लेते हैं और यहां से विद्रोह करते हुए 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह करते हुए कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली। कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली। यहीं से क्रांति के प्रारंभ होता है। दिल्ली जो क्रांति का मुख्य केंद्र बनता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर है और वहीं से हम शुरू करते हैं आगे घटनाक्रम, दिल्ली से। चलिए
क्योंकि सारे सैनिक जो क्रांति करके कहां पहुंच चुके हैं, दिल्ली। ध्यान रहे क्रांति की प्रारंभ 10 मई 1857। कहां से, मेरठ से। कहां से हुई है क्रांति, मेरठ से। अब नंबर 1, पहले हम बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो क्रांति का नेतृत्व करते हैं वो है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। कौन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और इनके सेनापति बखत खां, ये क्रांति के नेता बनते हैं। मुख्यतः काम जो किया वो बखत खां का ही था। बहादुर शाह जफर तो नाम मात्र के थे उस समय ये, और उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी इनकी, लगभग वृद्ध थे, तो इतना कोई इनके पास में था नहीं ताकत। अब देखिए यहां पर जो क्रांतिकारी पहुंचे थे मेरठ के, दिल्ली पास में थी, दिल्ली पहुंचे 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब, 12 मई दिल्ली पर अधिकार हो गया किसका, क्रांतिकारियों का। बहादुर शाह जफर को भारत का वापस से सम्राट घोषित कर दिया गया कि बहादुर शाह जफर संपूर्ण भारत के सम्राट हैं, और बखत खां को सेनापति। सारे सैनिक इनके नेतृत्व में इकट्ठे होने का आह्वान किया गया कि जहां भी क्रांति हो सारे सैनिक दिल्ली आए, और दिल्ली बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हम अंग्रेजों को भगाएंगे। अब यहां पर जो लेफ्टिनेंट विलोबी था वो परास्त हो जाता है इन क्रांतिकारियों से। ये एक विशेष है। लेफ्टिनेंट कौन है, प्रयास करता है, किंतु लेफ्टिनेंट जो विलोबी था वो परास्त हो जाता है। लेफ्टिनेंट विलोबी यहां पर परास्त हो गया और चला जाता है। इसके बाद यहां पर एक विशेष जो फैक्ट मिलता है वो है बहादुर शाह जफर का स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट देते हैं यहां पर क्रांति कि ए हिंदुस्तान के परिंदे। बहादुर शाह जफर का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ए हिंदुस्तान के परिंदे, अगर हम इरादा कर ले तो बात ही बात में दुश्मन को खत्म कर, बात ही बात में हम क्या करेंगे, दुश्मन को खत्म कर, धर्म तथा देश की देश जो हमें जान से प्यारे हैं उनको खतरे से बचा लेंगे। ये ऐसा स्टेटमेंट है किसका, बहादुर शाह जफर का, कि ए हिंदुस्तान के परिंदे, अगर हम इरादा कर लें तो बात ही बात में हम बात ही बात में दुश्मन को खत्म कर धर्म और देश को बचा लेंगे, जो हमें जान से प्यारे हैं उनको हम खतरे से बचा लेंगे। ऐसा स्टेटमेंट बहादुर शाह जफर का यहां पर आता है। किंतु देखिए ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन दिल्ली क्रांतिकारियों के हाथ में रहती है, और 5 दिन बाद अंग्रेज जो अधिकारी थे या जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने इस दिल्ली को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उनको बहादुर शाह को कहां भेज दिया, रंगून जेल में इनको भेज दिया। ये भी एक तथ्य है कि बहादुर शाह जफर को क्या किया गया, उन्हें फांसी दी गई, मृत्युदंड दिया गया, क्या किया गया, उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया, जहां 1862 क्रांति के बाद 1862 ईस्वी में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई बहादुर शाह जफर की। ठीक है, यानी दिल्ली क्रांति का एक केंद्र था और इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बहादुर शाह जफर, बखत खां, 12 मई को अधिकार होता है दिल्ली पर, लेफ्टिनेंट विलोबी यहां पर परास्त होता है। 5 दिन बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है। सम्राट को बंदी बनाकर रंगून जेल में भेज दिया जाता है, जहां उसके 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो देखिए क्रांति का पहला केंद्र दिल्ली, यानी आग जो भड़की वो कहां से, पश्चिम बंगाल से होती हुई कहां तक पहुंच चुकी है, दिल्ली तक, यानी भारत की राजधानी तक आग ये पहुंच चुकी थी। हालांकि इस समय भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी। आगे चलते हैं। नंबर 2, क्रांति का दूसरा केंद्र लखनऊ। क्रांति का दूसरा केंद्र कौन सा है, लखनऊ या अवध। ठीक है, लखनऊ और अवध। यहां पर जो क्रांति हुई उस क्रांति का कारण था, यहां जो वाजिद अली शाह यहां के नवाब थे, उनको अंग्रेजों की कैद में थे वो पहले से ही। नवाब वाजिद अली शाह, अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह पहले थे, जिनको अंग्रेजों की कैद में रखा गया था। यहां पर जो क्रांति की तिथि है वो है 4 जून।
1857। हम उसी क्रम से पढ़ेंगे जिस तरह से क्रांतियां होती है। तो 4 जून 1857 को अवध लखनऊ में क्रांति होती है। क्रांति कारण क्या था कि यहाँ पर जो नवाब था वाजिद अली शाह, वो पहले से अंग्रेजों की कैद में था। तो वाजिद अली शाह की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, क्या है, बेगम हजरत महल, ये क्रांति का जिम्मा उठाती है। और इनका अल्पवयस्क पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र था बिरजिस कद्र। इनका अल्पवयस्क पुत्र था बिरजिस कद्र, उसको नवाब घोषित कर दिया जाता है। यहां पर अवध का नवाब बिरजिस कद्र को घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रश्न बनता है कि अवध का नवाब क्रांति के समय कौन था। वाजिद अली शाह नहीं था, बिरजिस कद्र को यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखो, जो क्रांति हुई वहाँ जमींदार, किसान और सैनिकों के जो सैनिकों ने क्या किया, सैनिकों के साथ हो गए जमींदार और किसान, और उन्होंने जो अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, यानी जो रहने का इलाका था, उसमें आग लगा दी। और वहाँ पर हेनरी लॉरेंस मारा जाता है इस आग में। क्या घटनाक्रम होता है, जमींदार किसके साथ थे, क्रांतिकारियों के, और किसान, और प्लस साथ में कौन है, सैनिक। किस में आग लगा दी, रेजिडेंसी में आग, रेजिडेंसी में आग लगा दी। मारा कौन गया, हेनरी लॉरेंस। ये एक प्रश्न है। अवध में कौन सा सेनापति या कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, तो वो था हेनरी लॉरेंस। इसके बाद इन क्रांति का इस अवध को और लखनऊ को वापस अपने अधिकार में लेने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जनरल हैवलॉक और ऑर्ट्रम के भेजा जाता है। कौन कौन आते हैं, जनरल हैवलॉक और जेम्स ऑर्ट्रम, तो ये दोनों आते हैं, किंतु ये दोनों भी परास्त हो जाते हैं, मरते नहीं है, हार जाते हैं, दोनों के दोनों युद्ध में परास्त हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो सर कॉलिन कैंपबेल, जिसको इस विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किया था या इनको मुख्य व्यक्ति बनाया गया था, वो आते हैं सर कॉलिन कैंपबेल। कौन आते हैं, कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल भी नाम मिलता है, कैंपबेल भी मिलता है। तो सर कॉलिन कैंपबेल आते हैं और इस अवध और लखनऊ को अपने अधिकार में कर लेते हैं। और किसकी सहायता से, यहां यह भी प्रश्न बनता है, गोरखा रेजिमेंट। किसकी सहायता से, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। तो देखिए, भारत के खिलाफ भारतीय ही सहायता कर रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट ने सहायता दी कॉलिन कैंपबेल को और अवध और लखनऊ पुनः अधिकार में आ जाते हैं। ये थी अवध लखनऊ की क्रांति। वापस समझिए, अवध लखनऊ में 4 जून को क्रांति होती है। कारण क्या था, जो वाजिद अली शाह था वो अंग्रेजों की कैद में थे, तो बेगम हजरत महल ने क्रांति का जिम्मा उठाया, अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया। इसके बाद जमींदार, किसान और सैनिक मिलकर जो अंग्रेज रेजिडेंसी उसमें आग लगा देते हैं। हेनरी लॉरेंस उसमें मारा जाता है। बाद में जनरल हैवलॉक और जेम्स ऑर्ट्रम भी यहाँ पर परास्त होते हैं, किंतु अंतिम रूप में सर कॉलिन कैंपबेल गोरखा रेजिमेंट की सहायता से इसको अपने पुनः अधिकार में कर पाते हैं। तो ये थी लखनऊ की घटनाक्रम। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ अवध हो चुका है। तो देखिए, लखनऊ अवध मेरठ, ठीक है। ये जो मैंने गोले कर दिए वो हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्रांति का प्रमुख केंद्र है वो है हमारा कानपुर। कौन सा है, कानपुर। नंबर 3 क्या पढ़ते हैं, कानपुर। क्रांति के कर्णधार, क्रांति के कर्णधार या प्रारंभकर्ता जिसको माना जाता है, कौन थे यहां पर, नाना साहब।
कौन है? नाना साहब। मूल नाम धुंधुपंत। कौन है? धुंधुपंत। और साथ में तात्या टोपे, दोनों यहां पर इसके गुरु थे। दोनों बाजीराव का दत्तक पुत्र है और साथ में अजीमुल्ला भी यहां पर थे। क्रांति की तिथि 5 जून। 4 जून को अवध में, 5 जून 1857 को क्रांति कहां होती है? कानपुर में। क्रांति करते हैं, बिगुल बजाते हैं, कानपुर पर अधिकार करते हैं, किंतु तुरंत इनको पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। तात्या टोपे भाग जाते हैं, नाना साहब को पकड़ लिया जाता है, या क्या होता है इनका आज तक कुछ नहीं पता चला। बाद में ऐसा सुनने में आता है कि नेपाल चले गए थे और नेपाल में जाकर इन्होंने अपना राज्य बनाया या वहां पर ये निर्वासित रहे। तो 5 जून 1857 को कहां पर क्रांति होती है? कानपुर में। नाना साहब यानी धुंधुपंत, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, ठीक है। और यहां पर दिसंबर 1857 में पुनः अधिकार हो जाता है कानपुर पर। कहां पर? कानपुर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है। तो यानी कानपुर की क्रांति, हमें इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। ज़्यादा हम गहराई से पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है कि कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब के द्वारा क्रांति की गई और तात्या टोपे उनके साथ थे। दिसंबर में इस पर पुनः अधिकार हो जाता है, जो क्रांति के कर्णधार थे, यानी मूल क्रांति को प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। क्रांति का अगला केंद्र नंबर 4 कौन सा हो सकता है? महत्वपूर्ण, रानी लक्ष्मीबाई का केंद्र कौन सा था? झांसी और ग्वालियर। तो क्रांति का अगला केंद्र हमारा झांसी। कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। अमर नाम है क्रांति के कारण लक्ष्मीबाई। सोए हुए भारतीय मर्दों में अकेली मर्दानी जिसको कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीय सोए हुए मर्दों में ये अकेली मर्दानी है, बाकी तो सारे समझ जाओ। तो देखिए, हाँ, जब भी इसकी बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, तो कविता बड़ी पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण है, याद आ जाती हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो वही कहानी इस रानी लक्ष्मीबाई की है। बड़ा वीरता का संग्राम ये लड़ती है। अपने पति की मृत्यु के बाद अपने छोटे बेटे गंगाधर राव को साथ लेकर अंग्रेजों से किस तरह से लड़ती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार संघर्ष करती है। 3-3, 4-4 अधिकारियों से लड़ती है और अंत में वीरगति को प्राप्त होती है। लड़ते हुए अपनी जान दे देती है, बलिदान कर देती है, किंतु अंग्रेजों के आगे शीश नहीं झुकाती या अपना सर्वस्व नहीं देती। अगला है झांसी। तो झांसी में क्रांति की वही तिथि 5 जून जो कानपुर में थी, वही 5 जून 1857 ईस्वी को कहां पर क्रांति होती है? झांसी में। कौन करती है? रानी लक्ष्मीबाई। किंतु जैसे ही क्रांति हुई उससे तुरंत बाद ह्यूरोज जो है उसका अधिकार हो जाता है। ह्यूरोज का झांसी पर अधिकार हो जाता है और अधिकार होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़कर आगे बढ़ती हैं कालपी की तरफ। कालपी इस तरफ पड़ता है, तो कालपी की तरफ आगे बढ़ती है और कालपी पहुंचने पर, कहां पर? कालपी। और कालपी पहुंचकर कालपी पे अधिकार करती है, किंतु यहां भी इसको अंग्रेजों से पराजय का मुंह देखना पड़ता है, किंतु इसी को आधार बनाकर ये ग्वालियर पर अधिकार कर लेती है। ग्वालियर पर अधिकार हो जाता है, जिसमें इसके साथ कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे की सहायता से कहां पर अधिकार कर लेती है लक्ष्मीबाई? ग्वालियर पर अधिकार हो जाता है और ग्वालियर पर काफी समय तक ये अपना अधिकार कायम रखती है। यानी लगभग यूं कहें तो लगभग 6 महीने से अधिक इनका समय रहता है। यानी ये जून में क्रांति जो झांसी में होती है, सितंबर अक्टूबर, अगले साल जून 58 तक इस पर अधिकार रहता है। किसका? ग्वालियर पर लक्ष्मीबाई का। तो 17 जून 58 में, जून में भी कौन सा? 17 जून 58 में, यानी जून 58 मान लेते हैं में
पुनः अधिकार हो जाता है किस पर? ग्वालियर पर। किसका? अंग्रेजों का, जो चला गया था। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ते हुए, वो सुना होगा कि किस तरह से इनकी मृत्यु होती है, कि इनका जो घोड़ा था उसके घायल हो जाता है, एक सामने नाला आता है, उसको पार नहीं कर पाती है, और उसी समय ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती है। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई 5 जून हीरोज पर अधिकार करता है, कालपी और ग्वालियर पर जाती है, ग्वालियर पर तात्या टोपे की सहायता से अधिकार करती है, किंतु अंत में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती है लक्ष्मीबाई। ठीक है, क्रांति का एक और केंद्र हमारा समाप्त हुआ। जो मुख्य क्रांति के केंद्र थी वही यही थे। इसके अलावा कई और भी केंद्र थे जिनके बारे में भी हम देखते हैं कौन से और क्रांति के केंद्र रहे। जैसे जगदीशपुर है, महत्वपूर्ण है। जगदीशपुर बिहार, नंबर 5। बिहार में कौन सा? जगदीशपुर। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां पर कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह 80 वर्षीय बूढ़े थे, बूढ़ा शेर जिसको कहा जाता है क्रांति का। 80 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों से अंत तक हार नहीं मानी। सब हार गए, ये बिना हारे विजेत रहे। मतलब इन्होंने अंत तक अपनी हार नहीं मानी थी और हारे भी नहीं थे, अंग्रेजों को परास्त ही किया था। और उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। जब अंग्रेज इन पर अधिकार करते उससे पहले ही ये स्वयं मृत्यु को प्राप्त होते हैं 80 वर्ष में। तो ये मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। इनसे इनकी रियासत छीन लेने के बाद ये वापस से अधिकार करने का प्रयास करते हैं। और जो आरा जिला है, बिहार की बात है, बिहार में आरा है, आरा के आसपास का क्षेत्र ये अपने अधिकार में करते हैं। पहले आरा के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार होता है पहले इनका। उसके बाद आरा को इन्होंने अपना आधार बनाकर आरा के आसपास के क्षेत्र को अधिकार करने के बाद ये उसके आधार पर जगदीशपुर पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं, जगदीशपुर पर चढ़ाई करते हैं। इस दौरान इन्होंने अंग्रेजों के कई सेनापति, जैसे मिलमैन है, कर्नल डेक्स है, मार्क है, मेजर डगलस है, ये सारे के सारे इनसे परास्त हो जाते हैं। कौन कौन से परास्त हुए? मिलमैन, डेक्स, ये जो इनसे परास्त होने वाले थे या मरने वाले नहीं, जो इनसे युद्ध में परास्त हो जाते हैं, मार्क और मेजर डगलस। ये इनसे परास्त हुए। कौन हुए? ये स्वयं परास्त हुए किससे? कुंवर सिंह से। और इसके बाद जगदीशपुर पर अधिकार हो जाता है किसका? कुंवर सिंह का। यानी अपनी रियासत के अधिकारी बन जाते हैं। अधिकार करने के बाद कुछ समय 2 या 3 दिन रहता है और 26 अप्रैल को एक युद्ध होता है। युद्ध में भी ये विजित रहते हैं, यानी विजेता बनते हैं, किंतु उसके कुछ समय बाद ही, 3 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है कुंवर सिंह की। और बिहार में ये अंत तक अपराजित रहे, यानी इनको पराजित नहीं किया जा सका अंग्रेजों के द्वारा, जिंदा रहे तब तक। तो यानी हमें जो याद करना है, मुख्यतः बिहार में क्रांति का नेतृत्व है कुंवर सिंह ने। कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के, और अंतिम समय तक अपराजित थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जगदीशपुर हमारा हो चुका है। अब ग्वालियर भी हमने पढ़ चुके हैं, बिठूर में नाना साहब थे ही। तो यानी क्रांति के मुख्य मुख्य केंद्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा रुहेलखंड का जो क्षेत्र है, अब कुछ नाम बचते हैं। तो नंबर हम देखते हैं, केवल नाम, क्योंकि प्रश्न बनता है। और रुहेलखंड में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नंबर 6, रुहेलखंड में क्रांति का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ध्यान रहे, यहाँ पर खान बहादुर खां थे। कौन थे? खान बहादुर खां कहाँ पर थे? और रुहेलखंड में। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। अब राजस्थान की क्रांति तो हम जब 7वां पार्ट पढ़ेंगे या आगे हम जब क्रांति राजस्थान की पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, पर फिर भी यहाँ राजस्थान की क्रांति के बारे में बता दूं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से,
कहाँ पर है? अजमेर, 28 मई 1857। कहाँ से? नसीराबाद से। दो मुख्य केंद्र आहुआ और कोटा। आहुआ में मैकमोहन को मारकर किले के द्वार पर लटका दिया और कोटा में मेजर बर्टन को उनका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। आहुआ में ठाकुर खुशाल सिंह या खुशाल सिंह, आहुआ में क्रांति का नेतृत्व खुशाल सिंह, कोटा में जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्रांति के केंद्र की बात करें कुछ और छोटे मोटे, तो वो है दक्षिणी भारत में, यानी जो कहें दक्षिणी भारत के कुछ 3-4 केंद्र देख लेते हैं हम। सीधा दक्षिणी भारत लिखते हैं। तो दक्षिणी भारत में नंबर ए महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रंगा बापूजी गुप्ते। मुख्यतः दक्षिणी भारत के, हालांकि इसका कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा इस क्रांति में। ये अगर शामिल होता तो क्रांति ही सफल हो गई होती। ये वाला क्षेत्र अछूता रहा। फिर भी छोटा मोटा जो विरोध किया वो था महाराष्ट्र, और मुख्यतः महाराष्ट्र का जो सतारा इलाका है वहाँ पर कौन है? रंगा बापू गुप्ते, मुख्यतः सतारा में। महाराष्ट्र के अलावा जो दक्षिण में हम कहें तो गोलकुंडा में चिंता भूपति ने विद्रोह किया था। कहाँ पर? गोलकुंडा, जो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। कौन है? चिंता भूपति। अगला केंद्र देखिए गोवा, गोवा में दीपूजी रागा। तो ये मुख्य केंद्र रहे। और दक्षिणी भारत में एक मद्रास जरूर है, मद्रास में गुलाम घोष। मद्रास में कौन है? गुलाम घोष। तो ये क्रांति के मुख्य स्थल और मुख्य क्रांति के नेतृत्व करता थे पूरे भारत में। तो देखिए मुख्यतः क्रांति जो यहाँ से फैली बंगाल से, अगर देखा जाए तो इस इलाके तक सीमित रही, यानी मध्य भारत की एक पट्टी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दिल्ली, अवध, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, यहाँ तक की क्रांति सीमित रही। अगर ये वाला इलाका और इसमें शामिल होता तो इसकी क्रांति का ही स्वरूप कुछ अलग होता। आज हम इसको कुछ अलग रूप में पढ़ रहे होते कि भारतीय इतिहास की 1857 की सफल क्रांति, किंतु ये असफल हो गई। इसके बाद इसकी असफलता के कारण जो हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि किस कारण से असफल हुई और क्या इसकी असफलता के बाद परिणाम निकले, वो हम देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। तो ये अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुख्य क्रांति के केंद्र कौन से थे और कौन कौन से इसके नेतृत्व करता थे। धन्यवाद।